चतुर्भुज देखिएगा, चतुर्भुज ऐसे चार बिंदु, ऐसे चार बिंदु ऐसे चार बिंदु जिनमें ऐसे चार बिंदु जिनमें कोई तीन संरेख ना हो, तो उन बिंदुओं को मिलाने से, तो उन बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति चतुर्भुज कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, स्पष्ट है कि कोई भी चार बिंदु हो जिनमें कोई तीन बिंदु संरेख ना हो। संरेख माने एक सीधी रेखा में, संरेख माने एक सीधी रेखा में। तो जब कोई भी तीन बिंदु संरेख नहीं होंगे तो चार बिंदु की बात हो रही है, तो इन चारों बिंदुओं को मिलाने से, इन चारों बिंदुओं को मिलाने से जो आकृति बनती है उस आकृति को हम चतुर्भुज कहते हैं। अगर मान लीजिए वे चार बिंदु ABCD हैं, यदि वे चार बिंदु ABCD हैं, तो इन चारों बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर देखिएगा ये एक आपको बंद आकृति प्राप्त होगी, और ये जो बंद आकृति होगी ये चतुर्भुज कहलाएगी। आगे देखिएगा, चतुर्भुज की परिभाषा के बाद हम आपको बता दें कि चतुर्भुज की भुजाएं, चतुर्भुज की भुजाएं, इसमें देखिएगा, अब जैसा कि मैंने बताया चारों बिंदुओं को मिलाया गया है, तो किन्हीं भी दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो होती है वह एक भुजा कहलाती है। क्या कहलाती है? एक भुजा। यानी इन चारों बिंदुओं में देखिएगा किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा चतुर्भुज की भुजाएं कहलाती हैं। आप कह सकते हैं कि किसी भी चतुर्भुज की रचना में आप कह सकते हैं किसी भी चतुर्भुज की रचना में जिन चार रेखाखंडों का प्रयोग होता है, जिन चार रेखाखंडों का प्रयोग होता है, वे रेखाखंड चतुर्भुज की भुजाएं कहलाती हैं। अब देखिएगा, जैसे इस आकृति की हमने बात किया, तो ये आकृति देखिएगा चार रेखाखंडों से मिलकर बना है।
भुजाएं हैं। और जब चतुर्भुज की भुजाओं के बारे में हो जाता है तो चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं या संलग्न भुजाओं के बारे में बात होती है। चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, ध्यान दीजिएगा, आसन्न भुजाओं को हम क्रमागत भुजाएं या संलग्न भुजाएं भी कहते हैं। आसन्न भुजाओं को हम क्रमागत या संलग्न, दोनों से में तीनों, यहां पर देखिएगा आसन्न कहा जा रहा है, इसी को क्रमागत कहा जाता है, या फिर इसी को आसन्न, इसी को क्रमागत और इसी को संलग्न भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संलग्न भुजाएं। समझ रहे हैं? तो अब देखिएगा, अगर हम बात चतुर्भुज की कर रहे हैं तो चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं वे दो भुजाएं कहलाती हैं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। चतुर्भुज की वे दो भुजाएं आसन्न भुजाएं कहलाती हैं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो। जैसे अगर हम बात करें एडी और सीडी की, एडी और सीडी की बात करें तो एडी और सीडी में देखिएगा एक बिंदु डी उभयनिष्ठ है। एडी में भी डी है और सीडी में भी डी है। तो देखिएगा ये दोनों भुजाएं देखिएगा बिंदु डी से जुड़ रही है, तो इन दोनों को हम क्रमागत भुजा या आसन्न भुजा या फिर संगत भुजा के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार से आप देखिएगा, अगर एडी और एडी की बात की जाए तो उसमें ए बिंदु उभयनिष्ठ है, ये दोनों क्रमागत भुजा होगी, आसन्न भुजा होगी, या फिर आसन्न भुजा होगी, क्रमागत होगी, या फिर संलग्न भुजा होगी। ये तीनों नाम आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी प्रकार से आप किन्हीं भी दो भुजाओं को लीजिएगा जिनके बीच एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, उन दोनों भुजाओं को हम क्रमागत भुजा या संगत भुजा कहते हैं। क्रमागत भुजा या संगत भुजा कहते हैं। आप लिख सकते हैं ऐसी दो भुजाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, ऐसी दो भुजाएं जिनका एक बिंदु उभयनिष्ठ हो, आसन्न भुजाएं कहलाती हैं। देखिएगा आसन्न भुजाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब आसन्न भुजाओं के बाद आप देखिएगा चतुर्भुज के शीर्ष की बात करते हैं। चतुर्भुज के शीर्ष की बात करते हैं। देखिएगा अगर हम बात करें चतुर्भुज के शीर्ष की, तो किसी भी चतुर्भुज में जहां दो भुजाएं मिलती हैं, किसी भी चतुर्भुज में जहां दो भुजाएं मिलती हैं, दोनों भुजाओं के मिलने वाले बिंदु को हम उस चतुर्भुज का शीर्ष कहते हैं। आप देखिएगा जब चतुर्भुज की बात हो रही है तो इसमें देखिएगा दो भुजाएं जैसे एडी और बीए, बीए और बीए, ए दोनों भुजाएं देखिएगा बिंदु ए पर मिल रही है, तो बिंदु ए जो होगा वो इस चतुर्भुज का एक शीर्ष होगा। इसी प्रकार से किन्हीं दो भुजाओं को देखिए, किन्हीं दो संलग्न भुजाओं को देखिए, संगत या आसन्न भुजाओं की बात कीजिए तो वे दोनों के जो उभयनिष्ठ बिंदु होते हैं वे चतुर्भुज के शीर्ष कहलाते हैं। इसको आप लिख सकते हैं कि किसी चतुर्भुज की किन्हीं दो क्रमागत भुजाओं का प्रतिच्छेद बिंदु
किसी भी चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं का उभयनिष्ठ बिंदु चतुर्भुज का शीर्ष कहलाता है। समझ में नहीं आया बेटा? तो अब जब आपका चतुर्भुज के शीर्ष की बात हो जाती है, तब इसके बाद आता है चतुर्भुज के कोण। चतुर्भुज के ध्यान दीजिएगा, किसी भी चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं के बीच के झुकाव को, किसी भी चतुर्भुज में बात करते हैं चतुर्भुज की, तो किसी भी चतुर्भुज में दो आसन्न भुजाओं के बीच के झुकाव को, जैसे BA और AB ये दोनों आसन्न भुजाएं हैं, तो इन दोनों आसन्न भुजाओं के बीच के झुकाव को हम चतुर्भुज का कोण कहते हैं। इस प्रकार से आप किन्हीं भी दो आसन्न भुजाओं के बीच के झुकाव को ले सकते हैं, चाहे इन दोनों की भुजा की बात की जाए, इन दोनों भुजा की बात की जाए, इन दोनों भुजाओं की बात की जाए, या फिर इन दोनों भुजाओं की बात की जाए। ये आसन्न कोण, ये आपके चतुर्भुज के कोण कहलाते हैं। आसन्न भुजाओं के बीच के झुकाव को आसन्न आप कह सकते हैं, आसन्न भुजाओं के बीच के झुकाव को चतुर्भुज का कोण कहते हैं। स्पष्ट हुआ? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो चतुर्भुज के सम्मुख कोण की बात हो रही है। चतुर्भुज के सम्मुख कोण की बात करते हैं। चतुर्भुज के सम्मुख कोण की बात करते हैं, तो देखिएगा वह कोण जिसकी दोनों भुजाएं दूसरे कोण में सम्मिलित ना हो। समझ रहे हैं? अब जैसे अगर किसी चतुर्भुज की हम बात करते हैं, तो अगर हम इस कोण की बात करते हैं तो इसकी दोनों भुजाएं यही होंगी ना। अगर हम इस कोण की बात करते हैं तो एक भुजा ये होगी, एक भुजा ये होगी, यही दोनों भुजाएं होंगी। तो हमने आपको बताया कि किसी चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजाएं उभयनिष्ठ ना हो। चतुर्भुज की ऐसे दो कोण जिनकी कोई भी भुजा उभयनिष्ठ ना हो, वह कहलाता है चतुर्भुज के सम्मुख कोण। क्या कहलाता है? चतुर्भुज के सम्मुख कोण इसको कहते हैं। लिख सकते हैं चतुर्भुज के ऐसे दो कोण, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण, चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनका या जिनकी कोई भुजा उभयनिष्ठ ना हो, कोई भुजा
उभयनिष्ठ ना हो वह चतुर्भुज के सम्मुख कोण कहलाते हैं। तो ये आपका हो गया चतुर्भुज का सम्मुख कोण। अब इसके बाद हम बात करते हैं चतुर्भुज के क्रमागत कोण की। चतुर्भुज के क्रमागत कोण की बात करते हैं तो देखिएगा किसी भी चतुर्भुज में ऐसे दो कोण जिनके बीच एक भुजा उभयनिष्ठ हो। किसी भी चतुर्भुज में वह कोण ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जैसे हम बात करते हैं चतुर्भुज की तो देखिएगा अगर इस कोण और इस कोण की हम बात करें तो इस कोण की भी एक भुजा ये है और इस कोण की भी एक भुजा, दोनों कोणों में एक भुजा है। तो कहने का मतलब है किसी भी चतुर्भुज में ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो वह चतुर्भुज का क्रमागत कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रमागत कोण। आप लिख सकते हैं कि चतुर्भुज के ऐसे दो कोण चतुर्भुज के ऐसे दो कोण जिनकी एक भुजा उभयनिष्ठ हो। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो। उभयनिष्ठ माने जो दोनों में हो, एक भुजा उभयनिष्ठ हो तो वह क्रमागत कोण कहलाता है। तो वह चतुर्भुज का क्रमागत कोण कहलाता है। ये आपका हो गया चतुर्भुज के क्रमागत कोण के बारे में। अब इसमें एक पॉइंट और आपका बच रहा है, वह है चतुर्भुज का विकर्ण। क्या है? चतुर्भुज का विकर्ण। तो चतुर्भुज के विकर्ण की अगर हम बात करें तो यहां पर देखिएगा एक चीज हमने आपको बताया है कि चतुर्भुज के सम्मुख कोण। चतुर्भुज के सम्मुख कोण, तो ध्यान दीजिएगा चतुर्भुज में, किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? विकर्ण। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। ये आपका चतुर्भुज का विकर्ण हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो आपको एक चीज ये प्राप्त होगा, चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म आपने इसके पहले पढ़ा है त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में। त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में, यानी कि आप लोगों ने यह चीज सिद्ध किया है कि किसी भी त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। अब यहाँ पर चूंकि हम चतुर्भुज पढ़ रहे हैं तो चतुर्भुज में हमको ये पढ़ना है कि किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। यह है चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म। चतुर्भुज के कोण योग
चतुर्भुज के विकर्ण के बारे में समझ में आया क्या है? सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड। किसी भी चतुर्भुज में सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाला रेखाखंड उस चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है? चतुर्भुज का विकर्ण कहलाता है। देखिएगा, हम आपको बता रहे हैं चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में। चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में। चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। कोण योग गुणधर्म क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप त्रिभुज में पढ़ चुके हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर आपको दिखाना है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग 360 अंश होता है। देखिएगा, ये है चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म की चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग, कोणों का योग 360 अंश होता है। ये चीज आपको दर्शाना है। यही है चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म। देखिएगा, अब इसमें आप लिख सकते हैं कि दिया है, इसमें क्या चीज दिया है? चतुर्भुज, चतुर्भुज ABCD, ये चीज दिया है। देखिएगा, हमको सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। तो देखिएगा, अगर हम मान लें कि एक चतुर्भुज ABCD है, ABCD है, हमको सिद्ध करना है कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये चीज हमको प्रूव करना है। देखिएगा, एक छोटी सी हम रचना करते हैं। हम रचना क्या करते हैं? रचना में हम चतुर्भुज के एक विकर्ण को खींचते हैं। चतुर्भुज के एक विकर्ण को खींचते हैं। आप किसी भी विकर्ण को खींच सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम किस विकर्ण को खींचेंगे। आप किसी भी विकर्ण को खींच सकते हैं। तो देखिएगा, रचना में हम क्या करते हैं? B को D से मिला देते हैं। क्या करते हैं? B को D से मिला देते हैं। यह एक विकर्ण आपका हो जाता है एक चतुर्भुज ABCD का। चतुर्भुज ABCD का यह एक विकर्ण हो जाता है। अब देखिएगा, हम सिद्ध करते हैं, जैसा कि हमने आपको बताया है कि अभी आप पीछे त्रिभुज में इस चीज के बारे में पढ़े हैं, त्रिभुज के कोण योग गुणधर्म के बारे में, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। उसी बेस पर हम इसको लेके आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिएगा, सर्वप्रथम हम त्रिभुज ABB में देखते हैं। इसमें देखिएगा, कोण ABD प्लस कोण BDA प्लस कोण BAD बराबर होगा 180 अंश त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग। आप लिख सकते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग
इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं। आप पुनः देखिएगा, पुनः हम बात करते हैं त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में। अब किसी भी त्रिभुज की बात कर रहे हैं, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश। इस प्रमेय को हमने पहले बताया है, उसी प्रमेय पर ही बेस्ड है। ये आपका होगा कोण CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD बराबर 180 अंश होगा, और यह होगा त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। आप इसको भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, ये आपका प्रमेय है। इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए, इसको आप समीकरण 2 बना लीजिए। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जोड़ने पर देखिएगा, जब जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में जुड़ेगा और राइट साइड में जुड़ेगा। तो यहां पर देखिएगा ये होगा कोण ABD प्लस कोण BDA प्लस कोण BAB प्लस कोण CBD प्लस कोण BDC प्लस कोण BCD बराबर 180 धन 180 होगा ना। अब यहां पर देखिएगा, ये आपका कोण BAB प्लस कोण BCD प्लस यहां पर देखिएगा कोण ABD और कोण CBD, ये दोनों देखिएगा कोण ABD और प्लस कोण CBD, ये दोनों कोण जुड़ेंगे। और देखिएगा यहां पर प्लस कोण BDA प्लस कोण BDC, ये दोनों कोण जुड़ेंगे, बराबर ये हो जाएगा कितना 360 अंश। अब देखिएगा ये ABD और CBD ये जब जुड़ेंगे तो पूरा कोण हो जाएगा ABC। क्या हो जाएगा, ABC। और यहां पर देखिएगा जब कोण BDA और BDC जुड़ेगा तो ये पूरा कोण हो जाएगा ABC। तो इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, ये आपका हो गया कोण BAB प्लस कोण BCD प्लस कोण, इन दोनों की जगह पर हो जाएगा कोण ABD प्लस इन दोनों की जगह पर हो जाएगा कोण ABC बराबर होगा 360 अंश। यहां पर देखिएगा, इसको आप शॉर्ट में लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360 अंश। ये आपका है चतुर्भुज के कोण योग गुणधर्म। ये आपका चतुर्भुज का कोण योग गुणधर्म है। इसके आगे हम बढ़ते हैं, इसके आगे हम देखेंगे चतुर्भुज के प्रकार। इसके आगे हम आपको चतुर्भुज के प्रकार के बारे में बताएंगे। देखिएगा, हम बात कर रहे हैं चतुर्भुज के प्रकार के बारे में। चतुर्भुज के प्रकार देखिएगा, अगर हम देखें तो चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। चतुर्भुज कई प्रकार का होता है। इसमें देखिएगा, आपको कई प्रकार के चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन करना है। एक चीज मैं बता दूं, इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में आपको समांतर चतुर्भुजों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले
जानकारी होनी चाहिए। देखिएगा, हम चतुर्भुजों के प्रकार की बात करते हैं तो याद होगा आप लोगों को भी, एक बार हम फिर से बता देते हैं। देखिएगा, अगर प्रकार की बात करें तो सबसे पहले आपका वर्ग आता है, दूसरे नंबर पर आपका आयत आता है, तीसरे नंबर पर आपका समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज, चौथे नंबर पर आपका होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, पांचवें नंबर पर आपका होता है समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और इसके बाद देखिएगा छठे नंबर पर समलंब चतुर्भुज में ही दो प्रकार का समलंब चतुर्भुज होता है। एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है, यह होता है समद्विबाहु, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज। और इसके बाद देखिएगा आपको एक और चतुर्भुज प्राप्त होगा, इसको हम कहते हैं पतंग। क्या कहते हैं? पतंग दो प्रकार का होता है, एक अवतल होता है और एक उत्तल होता है। पतंग दो प्रकार का होता है, एक कॉन्केव टाइप होता है और एक कॉन्वेक्स टाइप होता है। समझ रहे हैं? दो प्रकार के। तो देखिएगा, ये इतने प्रकार के आपके चतुर्भुज हो गए, इतने प्रकार के आपके चतुर्भुज हो गए। इसमें देखिएगा आपको स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके बाद स्क्वायर, रेक्टेंगल, रैम्बस, पैलोग्राम, ट्रेपेजियम, और इसके बाद कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, और उसके बाद काइट। काइट में मैंने आपको बताया टू टाइप्स के काइट होते हैं, एक कॉन्केव काइट होता है और एक कॉन्वेक्स काइट होता है, एक धंसा हुआ होता है और एक उभरा हुआ होता है। आइए हम छोटे स्तर पर एक बार इसकी चर्चा कर लेते हैं, बहुत ब्रॉड में नहीं है दूसरे के, क्योंकि आगे हम जब बढ़ेंगे तो हमको समांतर चतुर्भुज पढ़ना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ये चार चतुर्भुज आपके आएंगे। समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत ये चार प्रकार के चतुर्भुज आएंगे, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें देखिएगा आपको कुछ समलंब चतुर्भुज से रिलेटेड भी क्वेश्चन मिलेंगे, उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसमें देखिएगा हम चर्चा कर लेते हैं वर्ग क्या होता है। एक ऐसा चतुर्भुज, वर्ग क्या होता है? एक ऐसा चतुर्भुज, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो, चारों कोण समकोण हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, दोनों विकर्ण परस्पर समलंब समद्विभाजित करते हो, वह चतुर्भुज वर्ग कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिएगा, ये सब वर्ग के गुण हैं, वर्ग के गुण हैं। अब वर्ग के गुण में पहला देखिएगा चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो। इसमें देखिएगा इसकी चारों भुजाएं आपको बराबर मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो। तो इसमें क्योंकि चारों भुजाएं बराबर है और ये बाउंडेशन है कि सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए। एक पॉइंट और यहाँ पर देखिएगा इंपॉर्टेंट है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। इसके बाद देखिएगा इसके दो विकर्ण बनते हैं और दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं, लंब समद्विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये बराबर होंगे और एक दूसरे को परस्पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परस्पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, यानी कि लंब समद्विभाजक होते हैं। ये तो आपका वर्ग हो गया। वर्ग से ही रिलेटेड आपका आयत है, और आयत में देखिएगा क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्ग में
चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो देखिएगा एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर हो, एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर हो और बराबर हो, जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर हो, वह चतुर्भुज आयत कहलाता है, जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, जिसका प्रत्येक कोण समकोण हो, जिसके दोनों विकर्ण बराबर हो, जिसके दोनों विकर्ण बराबर हो और दोनों विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो। समद्विभाजित माने दो बराबर भागों में बांटते हो। अब देखिएगा वर्ग और आयत में आपको अंतर क्या मिला। पहला पॉइंट, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर हैं, जबकि आयत में ये बाउंडेशन नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर हो। आयत में सिर्फ और सिर्फ सम्मुख भुजाएं बराबर हो, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर हो। वर्ग में भी सम्मुख भुजाएं समांतर थी, आयत में भी सम्मुख भुजाएं समांतर है। वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर थे, आयत के भी दोनों विकर्ण बराबर होंगे। वर्ग में भी चारों कोण समकोण था, आयत में भी चारों कोण समकोण होगा। इसमें देखिएगा भिन्नता आपको क्या मिलेगा। भिन्नता यही है कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन आयत में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि चारों भुजाएं बराबर होंगी। आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर है, ये भिन्नता है, दोनों में अंतर है। एक पॉइंट, वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? लंब समद्विभाजित करते हैं। लेकिन आयत में ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि वो लंब ही होगा। समझ रहे? ये कोण जरूरी नहीं है कि लंब पर ही काटे, ये है कि दोनों परस्पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर बराबर भागों में बांटते हैं, लेकिन समकोण पर बांटते हैं, ये बाउंडेशन नहीं है। जबकि वर्ग में ये बाउंडेशन है कि दोनों विकल्प परस्पर लंब समद्विभाजित करेंगे। समझ में आया? ये तो आपका आयत हो गया। अगर हम समचतुर्भुज की बात करें तो देखिएगा इसी वर्ग को थोड़ा सा धकेल दिया गया, इसी वर्ग को थोड़ा सा धकेल दिया गया, तो जब ये धकेला गया तो ये टेढ़ा हो गया। कैसा हो गया? टेढ़ा हो गया। कैसा हो गया? टेढ़ा। तो ये बन गया समचतुर्भुज। अब देखिएगा इसमें वर्ग में और समचतुर्भुज में कुछ समानताएं होती है। समानताएं क्या होती है? वर्ग की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है, समचतुर्भुज की भी चारों भुजाएं बराबर होती है। दूसरा चीज, समानता की बात कर रहे हैं। वर्ग में भी समूह भुजाएं समांतर होती है, समचतुर्भुज में भी समूह भुजाएं समांतर होती है। यहां पर देखिएगा वर्ग में वर्ग के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं और समचतुर्भुज के भी विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं। ध्यान दीजिएगा दोनों में अंतर क्या है? अंतर यह है कि वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, लेकिन समचतुर्भुज में ये बाउंडेशन नहीं होता है कि वह समकोण होगा कि अधिक कोण होगा कि न्यून कोण होगा। समझ रहे? तो ये भिन्नता है कि वर्ग में कंपल्सरी है कि 90 होना चाहिए इसके ऑल एंगल, लेकिन अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, अगर हम समचतुर्भुज की बात करें, इसको रैम्बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैम्बस। तो अगर हम रैम्बस की बात करें तो ये बाउंडेशन नहीं होता है कि इसके प्रत्येक कोण कितने होते हैं। समझ रहे? हाँ, ये है कि इसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर नहीं होगा, लेकिन दोनों विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण पर काटते हैं दो बराबर भागों में, समकोण पर दो बराबर भागों में काटते हैं। ये वर्ग में भी था, ये समचतुर्भुज में भी है। आगे देखिएगा हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। देखिएगा इसी आयत को धकेल दिया गया ऊपर से, ये टेढ़ा हो गया। समझ रहे हैं?
तो ये बन गया आपका समांतर चतुर्भुज और इसको कहते हैं पैरेललोग्राम। क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो देखिएगा इसमें क्या होता है, यही आयत के ज्यादातर गुण इसमें पाए जाते हैं। आयत के ज्यादातर गुण पाए जाते हैं। आयत में देखिएगा समूह भुजाएं समांतर और बराबर थी। समांतर चतुर्भुज में भी समूह भुजाएं समांतर और बराबर होती है। आयत में देखिएगा प्रत्येक कोण समकोण था, लेकिन समांतर चतुर्भुज में ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होगा या नहीं होगा। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आगे देखिएगा आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और यह गुण समांतर चतुर्भुज में भी होता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण भी परस्पर समद्विभाजित करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। एक चीज देखिएगा, समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम समलंब चतुर्भुज की बात करते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, युग्म माने जोड़ा, युग्म माने जोड़ा, तो सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, दूसरा युग्म समांतर ना हो, असमांतर हो, तो वह चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसमें देखिएगा ये बाउंडेशन है कि सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर हो, यानी ये भुजा इस भुजा के समांतर है, समझ रहे? लेकिन ये दोनों भुजाएं समांतर नहीं होंगी, तो ये चतुर्भुज आपका समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? आगे हम बात करते हैं समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज की, समलंब समद्विबाहु चतुर्भुज की। तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी चतुर्भुज में, किसी भी समलंब चतुर्भुज में जिसमें असमांतर भुजाएं बराबर हो, जिसमें असमांतर भुजाएं बराबर हो। अब समलंब की जो बात कर रहे हैं तो ये तो कंपल्सरी हो गया कि समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर होगा, ये कंपल्सरी है। लेकिन जो असमांतर भुजाएं हैं, जब वे असमांतर भुजाएं परस्पर बराबर हो जाती हैं तो वह समलंब चतुर्भुज समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज कहलाता है। इसके बाद हमने आपको बताया है कि एक काइट होता है और वह भी एक चतुर्भुज होता है। काइट माने पतंग, काइट मीन्स क्या होता है? पतंग। देखिएगा हम बता देते हैं, पतंग जैसा कि हमने चर्चा किया है कि पतंग दो प्रकार का होता है। पतंग कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। इसमें देखिएगा एक कनकेव होता है और एक कन्वेक्स होता है, एक धंसा हुआ होता है और एक उभरा हुआ होता है। ये देखिएगा ये उभरा हुआ है, ये हिस्सा उभरा हुआ है, ठीक? तो इसमें देखिएगा इसमें क्या बाउंडेशन होता है, इसमें संलग्न भुजाओं का एक युग्म बराबर होता है, संलग्न भुजाओं का एक युग्म, यानी कि ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी और ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी। एक और पतंग होता है, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया है, ये धंसा हुआ होता है। ये कैसा होता है? ये धंसा हुआ होता है। ऐसे देखिएगा ये भी आपका पतंग है, ये भी आपका पतंग है और इसमें भी यही बाउंडेशन होता है कि संलग्न भुजाओं का युग्म जो होता है वो क्या होता है? बराबर होता है। क्या होता है? तो इतने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, इतने प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे समांतर चतुर्भुज के गुणों के बारे में। आज के लिए इतना ही। अब आगे हम आपको प्रमेय के बारे में बताएंगे, प्रमेय 1 से प्रमेय 8 तक हम इसके बारे में कल चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।